नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस देश ने मनाया और 10 साल बाद ऑलमोस्ट पहली बार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को किसी ने देखा कि वो लाल किले पर आज स्वतंत्रता दिवस के लिए मौजूद थे। मैं बात कर रही हूं राहुल गांधी की। सफेद कुर्ते पैजामे में आज वो नजर आए। हालांकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जहां बैठना चाहिए था वो वहां नहीं बैठे। उनको 5वीं रो मिली थी जिसमें कि वो मनु बाकर और सर्वजीत सिंह के साथ वो नजर आए थे बैठे हुए। उस चीज को अगर छोड़ भी दे, लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज जो कि आज कांग्रेस की तरफ से रिलीज की गई और वो थी एलओपी का रिपोर्ट कार्ड। कभी इस तरह से आपने सुना नहीं होगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपना रिपोर्ट कार्ड निकाले और उस रिपोर्ट कार्ड में किन चीजों का उल्लेख किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 दिन हो गए उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने राहुल गांधी को, और जिसमें उनके रिपोर्ट कार्ड में ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि उन्होंने कितनी स्पीचेस दी, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितने राज्यों में उनका दौरा किया गया। तो जो एक्स पर कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है वो यही है कि गांधी एज एलओपी गेव 9 स्पीचेस एट पार्लियामेंट, यानी कि 9 उन्होंने स्पीचेस पार्लियामेंट में दी हैं, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, 9 राज्यों का उन्होंने दौरा किया और 25 ऐसे समूह थे जिनसे वो मिले हैं, जिसमें कि मजदूर, किसान, लोको पायलट्स, छात्र, ये वो सारे समूह थे जिनसे कि वो मिले हैं। और रिपोर्ट कार्ड में यह भी कहा गया है कि इसी दौरान वो नीट की जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, नीट पर जो विवाद हुआ था, अग्निवीर को लेकर जो विवाद हुआ था, उस पर उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक 2024 और 25 के बजट में भी दिया था। और ये बार बार लोग कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रिपोर्ट कार्ड, वो भी आज के दिन चुनकर, एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उस रिपोर्ट कार्ड को रिलीज किया गया है। और कांग्रेस अंत में यह भी पूछ रही है कि मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड का क्या होगा, यानी कि मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड कब देंगे। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी के पास रिपोर्ट कार्ड में बताने के लिए क्या है। आज उन्होंने एक लंबी स्पीच दी जो कि बहुत ज्यादा लंबी थी। 7:30 शुरू हुई, 9:13 पर मोदी जी की स्पीच खत्म हुई है और उसमें उन्होंने जो जो भी गिनतियां करवाई हैं, अपने सरकार की उपलब्धि गिनाई और तमाम ऐसी ऐसी बातें की जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि केवल और केवल उन्होंने लफबाजी की है, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। तो ऐसे में मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल गायब होना और राहुल गांधी यानी कि एलओपी का रिपोर्ट कार्ड कितना महत्व उसका है और पॉलिटिकली इसको कैसे देखा जाए, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता अनुमा आचार्य इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहला सवाल, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। और पहला सवाल यही है कि एलओपी का रिपोर्ट कार्ड देश में इसके पहले कभी नहीं सुना गया, तो क्या ये कांग्रेस ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस रिपोर्ट कार्ड को जारी किया? स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आते हैं आपके सवाल पर कि क्या कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के ऐसा किया है। देखिए, यूं हो रहा है कि पिछले 10 सालों में इस देश में जवाबदेही की राजनीति तो खत्म ही हो गई है। सरकार से कोई सवाल पूछिए तो वो सीधे देशद्रोही, गद्दार, देश विरोधी अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। बहरहाल, अब लोग बाग ये समझ गए हैं कि देश विरोधी कुछ नहीं है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस पे मैंने देखा पत्रकार सुचेता दलाल ने बहुत साफ बोला एक शो पर। उन्होंने कहा कि इसका जवाब देना चाहिए था, बजाय इसके कि सेबी की चीफ पर जो आरोप आ रहे थे उसके बजाय जवाब देने के बजाय आपने उठपटांग बातें करना शुरू कर दिया। तो अगर राहुल गांधी जी का हमने रिपोर्ट कार्ड आज जो देखा है, जिसमें उन्होंने, जैसा आपने ही बताया, कि 9 राज्यों की यात्रा की, लगातार ऑन द मूव रहे हैं राहुल। आप देखिए, उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत निखर के आया। आज तो मैंने उनको जब देखा तो दिल खुश हो गया। उनके चाल का कॉन्फिडेंस, उनके बातचीत करने का, लोगों से बिल्कुल समावेशी करके। आज क्योंकि जब ये लाल किले का प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद 10 बजे कांग्रेस के मुख्यालय पर ध्वजारोहण हुआ था, तो वहां हमने देखा तो राहुल जी हर तबके से मिल रहे हैं। चाहे वो सफाई वाले हों, किसान हो, वो उनसे वहां संसद भवन में मिलते हैं। और अगर उन लोगों को आने नहीं दिया जाता तो राहुल जी बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे राहुल जी की जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने खराब की थी, ना केवल उसको चमक दे रही हैं ये सारी बातें, बल्कि ये भी स्थापित कर रही हैं कि असल जननायक राहुल जी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी से जवाबदेही मांगने की राजनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से दोबारा जो एनडीए की सरकार बनी है,
हमने देखा बिहार में 11-12 पुल टूट गए, 7-8 रेल दुर्घटनाएं हो गई पूरे देश में, और सेना के लोगों के ऊपर, सेना के काफिलों पर ऐसे हमले हुए कि 15 से ज्यादा लोग शहीद हुए, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, लगातार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बेहद लचर बजट आया जो वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, और उसमें मिडिल क्लास विरोधी ये बजट रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का सीक्वेंस से हमारे पास कुछ नहीं, जो हम देख रहे हैं वो है। तो ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो लेकर आए, और राहुल गांधी जी का तो सबके सामने है ही। जी अनुभा जी, आज जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अपनी स्पीच दे रहे थे और राहुल गांधी की जो मौजूदगी, और आज बार बार कैमरा उनके ऊपर पैन करके दिखाया जा रहा था। एक तो शॉट मैंने ऐसा भी देखा था एएनआई को, जिसने एएनआई ने ट्वीट किया कि वो सीढ़ियों पर चढ़कर जा रहे हैं और किसी ने कमेंट किया कि ये हमारे देश का भविष्य लाल किले की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उस पर कोई गाना लगा हुआ था। इमोशनल सा वो एक ट्वीट था जिसमें कि राहुल गांधी को देश का भविष्य बताया गया। लेकिन सवाल आपसे जो मैं करना चाह रही हूं कि आज एलओपी का रिपोर्ट कार्ड आया, लेकिन प्रधानमंत्री जब स्पीच दे रहे थे तो राहुल गांधी की मौजूदगी से आपको क्या लगता है कि आज मोदी जी के स्पीच में कोई आपको फर्क नजर आया? वो थोड़े नर्वस नजर आए कि भाई जिस व्यक्ति को मैं पप्पू कहता था या हमारी ट्रोल आर्मी उसको पप्पू कहती थी, आज 10 साल बाद लाल किले पर एक एलओपी मौजूद है, और वो भी कौन? राहुल गांधी। तो शायद सपने में भी मोदी जी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। तो कोई डिफरेंस उनकी मौजूदगी से नजर आया मोदी जी के हाव भाव में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, टोन एंड टेनर में? राहुल गांधी जी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी काफी फंबल कर रहे थे आज। मुंह मुंह मतलब उनके काफी बार हमने उनको फंबलिंग करते देखा। कुछ एज का भी हो सकता है, 74 वर्ष के हो गए हैं। और उसके बाद राहुल गांधी जी की वहां मौजूदगी, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी जी को, जिनकी 7th नंबर पे देश में सीनियोरिटी के 7th में लेवल पे आते हैं वो, लेकिन उनको ऐसी जगह बिठाया गया कि जिससे वो पीछे नजर आए, और इससे नरेंद्र मोदी जी की खुद की ही भद पिटी। उनका ही जो एक लोगों के अंदर था, उन्होंने कहने को हो गया कि प्रधानमंत्री कितना ओछा सोचते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ नीलू जी, और शायद आपके पास इसका जवाब हो या किसी के पास हो, कि प्रधानमंत्री जी की तनख्वाह तो 3,90,000 है ज्यादा से ज्यादा, और वो हर रोज जो कपड़े पहनते हैं वो लगभग 4-4.5 लाख रुपए के होते हैं। तो 1 करोड़ रुपए के लगभग तो वो कपड़े पहन लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता इतनी विलासिता, इतना अपने आप में पूर्णता का भाव, जो कॉम्प्लेसेंस है। और जो भी भाषण है, जो लोग पहले बोलते थे नरेंद्र मोदी जी बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, वाक्पटु हैं, भाषा पर उनका आधिपत्य है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को सिवाय भद्दे चुनावी भाषण के और कुछ नहीं आता, और हर जगह वो वही करते हैं। पुराने समय में हमारे यहाँ अच्छी किताबें भी आती थी हिंदी की, जैसे कादम्बिनी, हंस, और फिर आती थी मनोहर कहानियां, कच्ची कलियां, सत्य कथा टाइप की। प्रधानमंत्री जी उसी तरह के हैं, सत्य कथा टाइप की उनकी भाषा है। और उसी तरह का आज भी हमने देखा, उन्होंने जब एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लिया और कुछ बातें उन्होंने कहा कि अभी तक हम सांप्रदायिक सिविल कोड में हैं और हमें सेक्युलर सिविल कोड चाहिए। मैं चीफ जस्टिस के हाव भाव देख रही थी, ऐसा लग रहा था वो सोच रहे थे कि भाई क्या बोलना क्या चाहते हो, आखिर क्या तुम्हारा इरादा है। तो प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण वही चुनावी भाषण था, उसमें भी उन्होंने वही ईर्ष्यालु जिस तरह की बातें करते हैं। मुझे कई बार लगता है पुराने जमाने में हमारी एक ललिता पवार नाम की एक हमारी वो चरित्र अभिनेत्री थी, और उनका जिस तरह का रोल होता था, प्रधानमंत्री जी उस भाषा के अलावा और कोई भाषा बोलना नहीं जानते। परिष्कृत भाषा शायद उनके बस के बूते के बाहर की बात है। तो पूरे भाषण में आज हमने देखा कि राहुल गांधी जी की उनको उपस्थिति, पहले भी हम देख चुके हैं कि जब चाय पर बुलाया गया था लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री जी सल्किंग उनका एक चेहरा दिख रहा था, और राहुल गांधी जी बिल्कुल आराम से, सहज भाव से, मुस्कुराते हुए लोगों से बात कर रहे थे। तो कुंठा नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार में भी दिखती है, और अब लोग जवाबदेही मांग रहे हैं, क्योंकि अब उनका वो जो पुराना वाला भ्रम भारतीय जनता पार्टी चलाया करती थी बीजेपी की आईटी सेल के जरिए, कि ये देशद्रोही है, ये लुटियंस गैंग है, ये खान मार्केट गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो इस सब का लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। लोग, सारे लोग अब उत्तरदायित्व तो मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपको तीसरी बार बिठाया है तो आप उत्तरदायी बनेंगे देश के लिए। और वही आज प्रधानमंत्री जी की भाषा की लड़खड़ाहट में भी था,
और जो आज हमने देखा राहुल गांधी जी की उपस्थिति का भी वही असर है। लेकिन वापस उस सवाल पे ही आऊंगी कि एलओपी का जो रिपोर्ट कार्ड है, नॉर्मली एलओपी अपना रिपोर्ट कार्ड निकालते नहीं है एलओपीज, और अगर आज जरूरत पड़ी कि राहुल गांधी जब एलओपी बन गए तो उनका एक रिपोर्ट कार्ड भी वो जारी करें, वो बताएं कि देश में वो क्या क्या कर रहे हैं। तो जब इस चीज को जब आप मोदी जी के चाल चरित्र और जो भी उनके मूवमेंट से उससे आप कंपेयर करते हैं, तो मोदी जी को आप राहुल गांधी के कंपैरिजन में कहां पाते हैं? क्या राहुल गांधी ने, मोदी जी के लिए कहा जाता था कि अरे बड़ी लंबी लकीर उन्होंने खींच दी है, अभी पिछले पिछले साल पे और 2018 तक तो मैं खूब सुन रही थी कि मोदी जी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कांग्रेस तो वहां पहुंच ही नहीं सकती, राहुल गांधी वहां पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जिस चीज से मतलब 2 साल से जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई और पूरा नैरेटिव बदला, तो क्या आज राहुल ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि क्या मोदी जी सोच भी पाएंगे तो वो वहां पे पहुंच नहीं सकते? क्या ऐसी लंबी लकीर राहुल अब खींचते जा रहे हैं हर दिन? कि उन लोगों को बहुत, मैं अपने हाँ देश बोलिए। के उन स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को सबको ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस देश की मिट्टी में एक ऐसा लोकतंत्र डाला कि वो लोकतंत्र बार बार, एक आध बार हो सकता है कि वो भटक जाए या गलत प्रभावित हो जाए, लेकिन वापस अपनी जड़ें पकड़ लेता है। तो लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भरपूर बहुमत दिया, बहुत अपना विश्वास उनके अंदर जताया, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर आ गया अहंकार। शायद वो कभी ऊंचे स्तर के नेता थे भी नहीं, लेकिन वो उस समय की राजनीति में नया था। दूसरों के ऊपर बिना किसी मर्यादा के आरोप लगाना, किसी को मुसलमान कह देना, किसी को विलासी कह देना, इस तरह की काफी बातें थी। बात बात में तो लगने भी लगा था लोगों को कि वो नेहरू जी से इतने ज्यादा कुंठित है, इतनी हीन भावना है कि हर बार वो नेहरू बनना चाहते हैं। प्रथम सेवक अगर नेहरू जी ने कहा तो इन्होंने प्रधान सेवक कह दिया, बार बार नेहरू जी से तुलना करने की, और जो लोगों को ये दिखाते थे कि वो नहीं कर रहे लेकिन वही करते रहे। तो पूरा अगर उनका 10 साल का हम कार्यकाल देखते हैं, आप ये भी देखिए जिस तरह की उन्होंने सेना के जो हमारी एक कैमोफ्लॉज यूनिफॉर्म होती है वो पहन के नौटंकी शुरू कर दी। वहां जाके आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था कि कोई बैठा हुआ प्रधानमंत्री हमारे सैनिकों जैसा कैमोफ्लॉज ड्रेस पहन के चला जाए, तो उनको एक फैंसी ड्रेस का शौक जो हमने देखा वो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वही है जो आज से 10 साल पहले थे, लेकिन लोगों को उनका सच समझ में आने लगा है, क्योंकि जब एक एप्को वर्ल्ड वाइड नाम की कंपनी अमेरिकन जो गुजरात मॉडल लेकर आई थी, और गुजरात मॉडल के बाद फिर मीडिया ने भी क्या छवि बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 में भी वही थे, 1990 में भी वही रहे होंगे, आज भी वही। लेकिन लोगों को उनकी परतें खुलती चली जा रही हैं और लोगों को समझ में आता जा रहा है कि ओछे दर्जे का व्यक्ति, मर्यादाहीन चर्चा का स्तर, संसद हो या डिबेट हो, इन सब चीजों से केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलई खुल रही है। और जितना भी वो अब अपशब्द बोलेंगे, जितना भी वो बुरा बोलेंगे, लोग ये समझ जाएंगे कि ये अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा सकते, इन्होंने किया क्या वो नहीं दिखा पाएंगे, ये सिर्फ कोसना जानते हैं। और पुराने समय में मैं एक से ज्यादा बार ये बात लोगों के सामने कह चुकी हूँ कि जो मंथरा का कैरेक्टर था, जो बार बार लगाई बुझाई करने का था, उसी तरह का जो एक हमारे परिवारों में भी दिखता है हमें। कुछ ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो इसी तरह से बुराई कर करके अपनी जगह बनाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। अनुमा जी, मुझे हंसी आ रही थी जब आज इस इंटरव्यू के दौरान आपने दो फ्रेजेस मोदी जी के लिए यूज किए। एक आपने कहा कि जो ललिता पवार के जैसे डायलॉग्स थे वैसी बातें मोदी जी करते हैं, और अभी आपने मंत्रा का जिक्र किया कि मंत्रा का जो रोल है कुछ उस तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन अब अंत में जो मैं आपसे सवाल करूंगी, और मेरा आखिरी सवाल है आपको, कि जो अब ये जो रिपोर्ट कार्ड एलओपी का आया है, अब इस एलओपी के रिपोर्ट कार्ड का रिस्पांस आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बीजेपी देगी या मोदी जी देंगे, या फिर कुछ नई बौछार होने वाली है अब राहुल गांधी के ऊपर? जैसे कि अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था कि उनके सूत्रों से उनको पता चला है कि ईडी उनको घेरने की कोशिश कर रही है। फिर खबर आई कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है उसमें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिसको लेकर फिर से ट्वीट किया। तो रिस्पॉन्स अब क्या होगा एलओपी का? पहले तो उन्होंने अदानी के ऊपर बात की, चक्रव्यूह वाला भाषण हुआ, अब एलओपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल दिया है। तो अब अगला कदम क्या होगा बीजेपी का? बीजेपी उर्फ प्रधानमंत्री उर्फ ईडी, ये सबका रिएक्शन क्या होने वाला है? ये एक्शन तो जो राहुल जी ने पहले ही कहा है, ईडी
सीबीआई यही कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनको दूसरा कुछ आता नहीं है। और फिर 22 अगस्त को आपको शायद मालूम हो कि हमने देशव्यापी एक हड़ताल का और हम सत्याग्रह करेंगे उस ईडी दिन का सेबी घेराव के आप लिए। लोग कर रहे हैं पूरे जी, देश में। जी, ईडी का घेराव करेंगे। तो उसके वो हम करेंगे, उससे और प्रधानमंत्री जी की सत्ता हिलेगी। और उनके पास एक ही औजार है, ईडी सीबीआई। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, अब उनका हर पांसा उल्टा पड़ रहा है। वो जितना भी इस तरह की एजेंसियों का प्रयोग करते हैं, देश की जनता का रुझान उनके विपरीत होता चला जा रहा है। तो जैसा कि इस लोकतंत्र की मिट्टी में वो ताकत है कि ठीक है, आप हमें भ्रम में एक दो बार डाल सकते हैं, हम नए को भी चुनते हैं, लेकिन जब एक बार अवसर दे देते हैं, दोबारा अवसर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद ये देश अपना लोकतंत्र जो है वो रिक्लेम करता है। और प्रधानमंत्री अब जितने भी काम करेंगे, इस तरह के जो उल्टे काम करेंगे, इसका उनको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, विपक्ष को नहीं। विपक्ष मजबूत होता चला जाएगा और राहुल गांधी तो जननायक के रूप में अपनी जगह बना ही चुके हैं। अनुमा जी, आज एक चीज और जो अभी आपने जो बात कही उससे मुझे ध्यान आया कि आज उन्होंने 140 करोड़ जनता बनाम 40 करोड़ का जिक्र किया कि जिस समय देश को आजादी मिली थी उस समय हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। तो अगर 40 करोड़ लोग देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं तो 140 करोड़ की जो जनता है वो विकसित भारत के लिए क्यों नहीं लड़ सकती और उसको उस मकाम को क्यों नहीं पॉसिबल कर पाती। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि जो मोदी जी के कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही थी कि उनका टर्बन नहीं बदला, पगड़ी उन्होंने वैसे ही पहनी है, लेकिन टोन एंड टेरर बदल गया क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बदल गई है। तो आज का जो कॉन्फिडेंस था वो 140 करोड़ जनता से उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है या फिर उनको ये सामने हकीकत दिख रही है 240 सीटों की संसद के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि आज का जो कॉन्फिडेंस था, जिस कोई ठीक है वो फ्लस्टर कर रहे थे लेकिन वो आज भी देश को यही दिखाना चाह रहे थे कि मैं हूं तो वही नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती वाला। तो जो कॉन्फिडेंस जो था, भले ही वो एक पुटअप शो हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्या 140 करोड़ जनता से वो अब मांग रहे हैं कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस की अब भीख दो, अब आप ही हमारे सब कुछ हो। आज मैंने एक सबसे ही शुरुआत में एक चीज नोटिस की थी। उन्होंने कहा वो जो 40 करोड़ लोग थे हमारे पूर्वज थे। इसके पहले उन्होंने कभी पूर्वज नहीं कहा था। पिछले बार वो जो परिवारजनों का उन्होंने एक आलाप किया था, वो भी इस बार नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बड़े निरीह लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोगों से ये मांग रहे हैं कि मेरे साथ रहो। लेकिन लोग भी जो उनके मुरीद थे ना, वो भी शेख हसीना वाजिद को हमने जितने दिन से पनाह दे रखी है, एक तो वो, और दूसरे हमारे यहाँ के जो अल्पसंख्यकों का बांग्लादेश में जिस तरह से उनके साथ मारा पीट हुई थी, उसके कारण उनके ही जो लोग पसंद करते थे वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों जगह दी है, आप वहां क्यों नहीं लोगों से बोल रहे, क्यों अपनी सेना को वहां नहीं भेज रहे, क्यों घुस के नहीं मार रहे। ये सारे सवाल लोग पूछ रहे, वही लोग जो उनके मुरीद थे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये धरातल का सच दिखने लगा है कि लोग जो हैं, जो उनके वाले थे, वो भी उनसे दूर जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो एक तरह से गुहार लगाता हुआ, उनसे कुछ मांगता हुआ सा था। लेकिन फिर मैं आपसे दोबारा कह रही हूं कि आज मैंने एक बहुत प्रसिद्ध टीवी शो होता है जिसमें माहौल देखा जाता है, उसमें तक लोगों ने कहा कि इतना बोरिंग भाषण है, इनको सुनता क्यों कौन है, इस तरह की बातें की। तो प्रधानमंत्री की कोई अपील लोगों तक अब नहीं पहुंच रही है जैसा कि पहले पहुंच जाया करती थी। खैर, कुछ बीजेपी के सूत्रों ने तो मुझे भी बताया, मैं नाम नहीं लूंगी, कि अब कुछ प्रधानमंत्री के इवेंट्स हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग अब नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री उनको खुद से समझ में आने लगा है कि अब ज्यादा व्यूअर्स मुझे नहीं देख रहे हैं। ये बात मुझे बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से पता चली कि 1 या 2 इवेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग अभी बीच में होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि जो बात आप कह रही है, लेकिन कुल मिलाकर आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है क्योंकि एलओपी एक अपना रिपोर्ट कार्ड रिलीज करे और उसमें बताए कि उसने 50 दिन में क्या किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब आने वाले दिनों में अब ये दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और ज्यादा बढ़ेगा। तो देखना होगा कि कैसे बीजेपी इसको रिस्पॉन्ड करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर अनुमाचार्य, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। हम भी ये जवाबदेही की राजनीति को आगे परवान चढ़ता देखेंगे। थैंक यू सो मच।